गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सब ने कभी ना कभी जोमेटो या स्विगी से फूड ऑर्डर किया होगा या फिर ओला या उबर से राइड भी की होगी। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इन वर्कर्स का जो हमारे लिए फूड ऑर्डर का डिलीवरी का काम करते हैं या फिर हमारे लिए राइड का काम करते हैं, क्या इन्हें कभी ना कभी सोशल सिक्योरिटी मिलती है जिस तरीके से बाकी एम्प्लॉयज़ को मिलती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, बोनस, प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन की तरह? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी इन दोनों के बीच में यानी एग्रीगेटर और इन वर्कर्स के बीच में कभी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता ही नहीं है। इसीलिए ये एग्रीगेटर हमेशा से किसी भी सोशल सिक्योरिटी फंड में पैसा डालने से हमेशा बच जाते हैं और इन वर्कर्स को कभी भी सोशल सिक्योरिटी मिल ही नहीं पाती। इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने पहली बार पहली बार राजस्थान सरकार ने एक बिल लेकर के आई है जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। ये बिल राजस्थान की असेंबली में पास होना अभी बाकी है और इस बिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इस बिल ने उन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई किया है और उसको इस तरीके से सॉल्व करने का कोशिश किया है कि उनकी सोशल सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो भी लिखा हुआ है कि दिस एक्ट इज़ टू फैसिलिटेट गारंटी टू सोशल सिक्योरिटी टू प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। नाउ अब अगर हम इसको सिंपली नीचे ले चले, यानी कि पूरा एक्ट है जिसे मैंने अभी रीड आउट किया है और जिसे एक साथ बताना संभव नहीं है, तो अब अगर हम इसको नीचे में चले और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये उन सभी एग्रीगेटर के ऊपर एप्लीकेबल है जो राजस्थान में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अब बात आती है कि कौन से एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है। इनमें आप देख लीजिए, सबसे पहला है राइड शेयरिंग सर्विस, फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ई मार्केट प्लेस सर्विसेज या फिर प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, हेल्थ केयर, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी, कंटेंट एंड मेडिकल सर्विसेज, ETC। नाउ इन सभी सर्विसेज को अगर कोई वर्कर प्रोवाइड करता है थ्रू द एग्रीगेटर तो उसके ऊपर उस सोशल वर्कर को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी और उन एग्रीगेटर्स के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। नाउ ये एक्ट एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है कि क्या उन एग्रीगेटर्स को क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात, उन एग्रीगेटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद इन 60 डेज ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जब भी ये एक्ट एनेक्ट होगा, यानी कि जब भी ये एक्ट इन्फोर्स होगा उसके 60 डेज के अंदर अंदर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसे 60 डेज के अंदर अंदर ही उन्हें अपने जितने भी वर्कर है उनका डाटा उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सरकार को प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस बोर्ड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 60 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब एग्रीगेटर ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसी 60 दिन के अंदर अंदर ही 60 दिन के अंदर अंदर ही उनको एक एम्प्लॉयर का डाटा देना पड़ेगा, यानी कि वर्कर्स का डाटा देना पड़ेगा। नाउ डाटा देने के बाद जब उनके पास डाटा आ जाएगा उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन हो गया, डाटा आ गया, अब क्या करना पड़ेगा, अब एक वेलफेयर फंड जो बनाया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत, उस फंड के अंदर इन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसका नाम रखा है वेलफेयर सेस। नाउ इस वेलफेयर सेस को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, प्लस अब ये वेलफेयर सेस कितना होगा तो ये सरकार नोटिफाई करेगी। कितना हो सकता है ये इसमें बताया गया है, ये हो सकता है 1% से लेकर के 2% तक, यानी कि 1% इसकी मिनिमम लिमिट है और वहाँ से लेकर के 2% तक ये हो सकता है। अब सरकार डिसाइड करेगी कि इसमें से उसने कितना रखना है, बट 1% से लेकर के 2% तक वो कितना भी रख सकती है। नाउ अब इन्हें जब डिडक्ट कर लिया जाएगा, मान लीजिए कि लेट सपोज कि ये एक्ट अभी सितंबर में हो जाता है और 1 सितंबर से कोई रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू का, जिसमें GST को हटा दिया जाएगा, उसका 2%, लेट सपोज 2% फिक्स किया जाता है, या 1%, 2%, 1.5 जो भी है। अभी के लिए मान लेते हैं कि अगर 2% है तो ये 2% इस वैल्यू के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, जिसे हम बोला जाएंगे वेलफेयर सेस। अब इस वेलफेयर सेस जो अमाउंट आएगा, लेट सपोज ये अमाउंट था 100, ये अमाउंट आया 2 रुपये, ये 2 रुपये ये पूरे 30 सितंबर के जब एग्रीगेट हो जाएंगे उसके अगले महीने के 5 दिनों के अंदर अंदर ये अमाउंट जमा कराया जाएगा टू द इस फंड के अंदर, इस वेलफेयर फंड के अंदर बाय द एग्रीगेटर ये जमा कराया जाएगा। उसके बाद यानी कि जब ये 5 दिन में जमा हो जाएगा तो
तो उसी 5 दिन के अंदर अंदर ही एक रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी कि इस पर्सन से हमने इतना पैसा डिडक्ट किया और वो पैसा इतना हुआ। ठीक है, तो इस तरीके की सारी रिपोर्ट जिसमें जो भी डिटेल सरकार मांगती है वो डिटेल यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, डिटेल्स जो भी सरकार करती है। नाउ अब जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें गिग वर्कर्स को क्या मिलेगा, तो गिग वर्कर्स को एक यूनिक आईडी मिलेगी और वो यूनिक आईडी हर एक पर्सन की होगी। उस आईडी के थ्रू वो अपना बैलेंस चेक कर सकता है और जो भी हम पीएफ वगैरह में करते हैं, जब हमें पीएफ के अंदर एक यूनिक आईडी मिलती है जिसे हम यूएएन बोलते हैं। ठीक है, यूएएन बोलते हैं। उसी तरीके से इसमें भी एक यूनिक आईडी दी जाएगी और उसी आईडी के थ्रू वो सारी चीज़ें चेक कर सकता है वर्कर। ये तो बात हो गई इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ पे मैं पेनल्टी लेना भूल गया था, तो पेनल्टी भी एक बार हम यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी अगर एग्रीगेटर फेल हो जाता है ये सारी चीज़ें करने में। ठीक है, तो सेक्शन 17 बोलती है पेनल्टी के बारे में। अब यहाँ अगर हम देखें तो जो अगर प्राइमरी एम्प्लॉयर है उसके ऊपर, प्राइमरी एम्प्लॉयर का मतलब कौन, उस एग्रीगेटर के थ्रू जो प्राइमरी एम्प्लॉयर होगा उसके अगर वो कभी फेल होता है, कोई एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करता है, कुछ चीज़ में करने में फेल हो जाता है, जैसे डिपॉजिट नहीं करवाता है, डिडक्ट नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, जो भी ये चीज़ें हैं, तो ऐसे में उसके ऊपर पहली बार 10,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है, यानी 10,000 तक की, अप टू 10,000, नॉट लाइक कि 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी सीधी, नहीं, 10,000 तक कितनी भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरा अगर वो करता है, यानी कि फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड टाइम वो अगर वो करता है तो 2 लाख तक की पेनल्टी कितनी भी लगाई जा सकती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, जो एग्रीगेटर है, एग्रीगेटर कौन होते हैं, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब एग्रीगेटर्स है। नाउ ये एग्रीगेटर के ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, तो अगर ये फर्स्ट टाइम कुछ कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर ये इस रूल में, इस एक्ट में कुछ नहीं करते हैं, कुछ ब्रेक करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ जिनको बोला गया है वो नहीं करते हैं, या ऐसा जिनको नहीं बोला गया बट वो कर देते हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको ऊपर पहली बार 5 लाख की पेनल्टी लगाई जाएगी, मतलब 5 लाख तक की पेनल्टी लगाई जाएगी, है ना। तो हो सकता है कि 10,000 की पेनल्टी लगा दे, हो सकता है 50,000 की पेनल्टी लगा दे, हो सकता है 1 लाख की लगा दे, बट मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख तक की। उसके बाद सेकेंड टाइम में 50 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो पेनल्टी काफ़ी हैवी है अगर किसी भी कॉन्ट्रावेंशन को किया जाता है तो आई होप कि आपने ये चीज़ें समझी होगी। और मेरा मानना है कि ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और गिग वर्कर को इसके काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो होप सो कि ये जल्दी ही एनेक्टमेंट हो जाए और इसका आगे का काम सॉल्व हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपको पता चला होगा नई चीज़ें और राजस्थान में हो रहा है लॉ डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।